कुछ सपने लोग सोते हुए दिखते हैं और कुछ सपने इंसान को सोने नहीं देते। ऐसे ही एक सपने के लिए आयशा की नींद आज उड़ गई है। आयशा हावड़ा के एक बहुत ही साधारण मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेकर भी एक विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती है। वो अगला वर्ल्ड फैशन कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। सुना है राजस्थान में अच्छे डिजाइन मिलते हैं, सर्च करके देखती हूँ। सोच रही हूँ कि इंडियन डिजाइनों का इस्तेमाल करके अगर कुछ। अरे ये जगह तो बहुत अच्छी है। अरे वाह, रतनपुर लिखा है कि यहीं राजस्थानी टेक्सटाइल का गढ़ हुआ करता था। रतनपुरी घाघरे का नाम तो सुना है। ओहो, ये क्या है? कितना सुंदर राजमहल है और ये घर तो हॉन्टेड है। वाह, बड़ा मजा आएगा, तब तो यहाँ जाना ही पड़ेगा। राजस्थान, रेगिस्तान, ऊंट और महलों का देश, शानदार, जैसे कोई परी कथा हो। अचानक निकल तो पड़ी हूँ, पता नहीं जिस चीज के लिए मैं इतनी दूर आई हूँ वो मुझे मिलेगी भी या नहीं। अरे ये तो बिल्कुल सुनसान है, एक गाड़ी भी नहीं है। अरे वहां एक जीप खड़ी है। आयशा थोड़ा आगे बढ़कर एक जीप के सामने आती है। भैया, रतनपुर राजमहल चलेंगे? राजमहल? वो तो बड़ी भयानक जगह है दीदी, उस तरफ कोई नहीं जाता। उफ, जानती हूँ, तुम चलोगे? मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, चलो। ठीक है, जैसा आप चाहें। रेगिस्तान के बीच संकरी सड़क पर जीप चलती रहती है। चारों ओर कंटीली झाड़ियां और रेत के टीले हैं। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं है, जैसे किसी ने सारी नमी सोख ली हो। सूरज की लालिमा से पूरा रेगिस्तान खून की तरह लाल हो गया है। वाह, मैंने जीवन में पहली बार रेगिस्तान देखा। लेकिन भैया, और कितनी दूर है? सुबह से शाम हो गई। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे दीदी, वो जगह एकदम रेगिस्तान के बीच में है। अच्छा भैया, आप उस जगह को भयानक क्यों कह रहे थे? क्या आपने कुछ देखा है? मैंने तो कुछ नहीं देखा दीदी, लेकिन कई लोगों ने तरह तरह की आवाजें सुनी हैं। उस जगह पर भूत है दीदी, सब यही कहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन तुमने खुद तो नहीं देखा? नहीं दीदी, अपनी आंखों से नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहता। आयशा जीप से उतरकर सामने खड़ी हो जाती है। वाओ, नजरें नहीं हट रही। जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं आपको एक बार फिर से आगाह कर रहा हूँ दीदी, मत जाइए। नहीं भैया, यहाँ आने से पहले मैं सच में दुविधा में थी कि जाऊं या नहीं, लेकिन अब इस राजमहल को देखकर लग रहा है कि मुझे यहाँ जाना ही होगा। अरे आइए, मुझे आपका पत्र मिला था। यहाँ सब मुझे रामू चाचा कहते हैं। आप ही आयशा घोष हैं? जी, मैं ही आयशा हूँ। मैंने ही आपको पत्र लिखा था। आइए, अंदर आइए। मैं नहीं जानता कि आप इस टूटे फूटे महल में क्या करने आई हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप जो ढूंढ रही हैं वो अब यहाँ नहीं है। समय ने धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दिया है।
बस इस बूढ़े रामू चाचा की जान बची रह गई है। आप तो किसी दूसरे महल में भी जा सकती थी। राजस्थान में कितने बड़े बड़े महल हैं। नहीं रामू चाचा, मैं बड़ा महल नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं एक ऐसी कला की तलाश में हूँ जो सिर्फ यही पाई जाती थी। आपने रतनपुरी घाघरे का नाम तो सुना ही होगा। तुम क्या रतनपुरी घाघरा ढूंढ रही हो? तो तुम्हें बता दूं कि वो कला लगभग 160 साल से भी पहले खत्म हो चुकी है। यहाँ ढूंढने से तुम्हें घाघरा तो क्या, एक धागा भी नहीं मिलेगा। रतनपुर में अब कोई करघा नहीं चलाता, सब शहर चले गए हैं। इस रेगिस्तान के बीच में और कौन रहेगा? आप देख ही सकती हैं, इस जमाने में भी यहाँ बिजली का कोई भरोसा नहीं। 3 दिन रहती है तो 3 दिन नहीं। थोड़ा टीवी भी देख लूं, उसका भी कोई उपाय नहीं है। कोई सुख सुविधा नहीं है। इस टूटे हुए महल में सिर्फ सिसकियां हैं, इतिहास की सिसकियां। अच्छा, वो तस्वीर किसकी है रामू चाचा? ये हैं श्री प्रताप सिंह चौहान और ये हैं उनकी धर्मपत्नी हीराबाई। प्रताप सिंह ने ही ये महल बनवाया था और उन्हीं की वजह से रतनपुरी घाघरे ने पूरे भारत और दुनिया में नाम कमाया। उस समय मेरे दादाजी अमर सिंह उनके लिए काम करते थे, तभी से मेरा पूरा परिवार यहीं है। राजा ने पूरे देश से चुन चुन कर कारीगरों को यहाँ लाया था। हीराबाई भी ऐसे ही एक कारीगर की बेटी थी। उनके हाथों की कला और उनके रूप से राजा इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उन्हें ही अपनी रानी बनाकर महल में ले आए। आज न तो वे रहे और ना ही वो राज। सिर्फ इतिहास की सिसकियां बची हैं, है ना रामू चाचा? शायद मैं वही सिसकियां सुनना चाहती हूँ। रामू चाचा, वो किसका कमरा है? दरवाजा बंद क्यों है? देखिए दीदी, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, जब आप इस घर में रहने आई हैं तो इस घर के कुछ नियम मानने होंगे, वरना आप ही के लिए खतरा है। अगर अपनी भलाई चाहती हैं तो बिना वजह ज्यादा जिज्ञासा न दिखाएं। जो कहा जा रहा है वही करें और रात में दरवाजा बंद करके सोएं। बाहर निकलने की कोई कोशिश न करें। अरे, इतना गुस्सा होने की क्या बात थी? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। जरूर कुछ छुपा रहे हैं, मैं तो जानकर ही रहूंगी। क्या उस बंद दरवाजे के पीछे वही है जो मैं सोच रही हूँ? कौन जाने, ये घर वैसे ही इतना अजीब है, यहाँ भूत की जरूरत नहीं, लोग ऐसे ही डर जाएंगे। भूत के बारे में सोचते सोचते क्या सच में भूत ही देख लिया मैंने? नहीं बाबा, जल्दी से सो जाती हूँ। इस डरावने माहौल में न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। जो होगा कल सुबह होगा, आज सो जाती हूँ। अरे, इतिहास की सिसकियां सुनने की बात थी, ये तो सच में किसी इंसान के रोने की आवाज है। एक बार बाहर जाके देखूं क्या? नहीं, रामू चाचा ने बाहर निकलने से मना किया था। अब तो साफ सुनाई दे रहा है कि कोई चल रहा है। क्या इस घर में रामू चाचा के अलावा भी कोई और रहता है? क्या रामू चाचा की कोई बेटी है? अब तो देखना ही पड़ेगा। अरे, फिर से रोने की आवाज।
अब तो दरवाजा खोलना ही होगा, जरूर किसी को कुछ हुआ है। आयशा दरवाजा खोलकर बाहर कॉरिडोर में आ जाती है। कॉरिडोर में अंधेरा है, वहां कोई नहीं है, कोई आवाज भी नहीं। आयशा को अचानक बहुत ठंड लगने लगती है, जैसे अचानक सर्दियों का मौसम आ गया हो। आयशा ध्यान से देखती है तो दूर चांद की रोशनी में कॉरिडोर का आखिरी हिस्सा रोशन है, जहां एक महिला खड़ी है। आयशा सुनती है कि वो रो रही है। सुनिए, आपको क्या हुआ है? अचानक वो महिला धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। आयशा मन में थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस महिला का पीछा करने लगती है। सीढ़ियों के ऊपर से देखती है कि वो महिला उसी बंद दरवाजे के सामने गायब हो गई। बहुत हो गया, अब मुझे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मुझे लगता है कि सारे रहस्य की जड़ उस बंद दरवाजे के अंदर ही है। आज भूत का भोजन बनने से कोई फायदा नहीं। जो करूंगी कल करूंगी। कल अगर बिजली आ गई तो अच्छा होगा। रामू चाचा फर्श पर सो रहे हैं। एक टीवी चल रहा है। रामू चाचा टीवी देखते देखते सो गए हैं। आयशा ने रामू चाचा के पास पड़ी चाबी धीरे से उठा ली। आयशा दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर दाखिल होती है। अंदर का कमरा अंधेरे और मकड़ी के जालों से भरा है। आयशा अच्छे से पूरे कमरे को देखने लगती है। अरे, वो क्या है? कमरे के एक कोने में एक तैल चित्र है, जिसमें सिर्फ रानी हीराबाई की तस्वीर है। उस तस्वीर के नीचे एक बड़ी अलमारी जैसी कोई चीज सफेद कपड़े से ढकी है। आयशा उस कपड़े को खींचकर हटाती है तो एक बहुत ही प्राचीन हैंडलूम या करघा निकलता है। आयशा ये देखकर खुशी से भर जाती है। वाओ, ये तो उस पुराने जमाने का घाघरा है। इसे ही इतनी संभाल कर छुपाया गया था। इसे तो मैंने सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। अरे, कोई कपड़ा भी तो बना रहा था। ये कपड़ा अगर पूरा होता तो अद्भुत लगता। फिर से पिछली रात की तरह इतनी ठंड क्यों लग रही है? तो क्या? अरे, कोई रो रहा है। आवाज तो इसी कमरे के अंदर से आ रही है। कौन रो रहा है? आयशा देखती है कि कमरे के एक कोने में अंधेरे में एक महिला खड़ी है, उसकी तरफ पीठ किए हुए। उसने लाल रंग का घाघरा चोली पहन रखा है और सिर पर घूंघट है, जैसा उसने कल रात देखा था। मैं शायद अब थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। मैंने आपको देखा है तस्वीर में। आप हीराबाई हैं, है ना? तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों रो रही हूँ? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हीराबाई एक एक कदम आगे बढ़ने लगती है और आयशा डर से एक एक कदम पीछे हटने लगती है।
लेकिन आयशा के ज्यादा पीछे हटने से पहले ही हीराबाई आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आयशा की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर हीरा। तुम्हारे हाथों का काम दुनिया में मशहूर होने वाला है। दुनिया के लिए नहीं, मैं ये सब सिर्फ अपनी खुशी के लिए और तुम्हारी आंखों में अपने लिए गर्व देखने के लिए बनाती हूँ। देखो, मुझे मोर पसंद है, इसलिए मैं ये घाघरा बना रही हूँ। मैंने इसका नाम मयूरी घाघरा रखा है। वाह, बहुत सुंदर। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हुकुम, मैकडॉनल्ड साहब आए हैं। उफ, ये मैकडॉनल्ड साहब मुझे कभी शांति से नहीं रहने देंगे। कुछ बुरा ही हो ये जरूरी तो नहीं। जाओ, मिलकर आओ। जाना तो पड़ेगा ही। आइए आइए मैकडॉनल्ड साहब, कहिए कैसे आना हुआ? क्यों? मैं आ नहीं सकता क्या? नहीं नहीं, ये तो आपका ही घर है, जब चाहे आए। मैंने आपके इस रतनपुर के घाघरे के बारे में बहुत सुना है। मैंने ये भी सुना है कि आपकी रानी भी इस कला में बहुत निपुण हैं। आपने सही सुना है। मैं खुद उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत गुणी हैं। देखिए, मैं महारानी विक्टोरिया के लिए एक सुंदर पोशाक बनवाना चाहता हूं, जिस पर एक मोर बना हो। मुझे पता चला है कि इस काम के लिए आपकी पत्नी से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। लेकिन साहब, मेरी पत्नी केवल भारतीय पोशाक बनाती हैं, उन्हें विदेशी पोशाक बनानी नहीं आती। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। आपकी पत्नी सिर्फ मेरे कारीगरों को सिखाएंगे, बाकी काम वे खुद कर लेंगे, आप चिंता ना करें। प्रताप चुप हो जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या कहे। तभी झरोके के पीछे से हीराबाई कहती है, मुझे माफ कीजिएगा साहब, मेरी कला, मेरी शिक्षा सिर्फ मेरे लिए और मेरे देश के लोगों के लिए है। मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकती। राणा प्रताप सिंह चौहान, क्या आप जानते हैं कि मुझे ना कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार को ना कहना है? क्या आप जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? मैं राजपूत हूं साहब, और राजपूत किसी से नहीं डरता। आपको जो करना है कर लीजिए। ओके, यू विल सी। Smash them! Burn the village! रानी, विदा दो, युद्ध का समय आ गया है। अंग्रेजों ने अपनी सहनशीलता की सीमा पार कर दी है। उन्होंने हमारे सभी बुनकरों के करघे तोड़ दिए हैं और उनके घरों में आग लगा दी है। वे हमसे हमारी कला छीनना चाहते हैं। अब युद्ध के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, मैं युद्ध नहीं चाहती। अभी भी समय है। तुम साहब से कहो कि मैं उन्हें सब कुछ सिखा दूंगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। छी, तुम राजपूत नारी हो ना? क्या तुम्हें युद्ध के डर से ऐसे रोना शोभा देता है? उस दिन सभा में सबके सामने तुमने ही तो कहा था कि मेरी कला सिर्फ मेरी और मेरे देश के लोगों के लिए है। तो अब मत रो। देश के लिए प्राण देना एक महान कार्य है। मुझे इस काम से मत रोको। Charge forward! Show them no mercy! हुकुम, युद्ध में राजा जी की हार हो गई है। राजा जी की गोलियों से मृत्यु हो गई है। अंग्रेज सेना आपकी तलाश में इसी तरफ आ रही है। आप अभी यहां से भाग जाइए।
नहीं, मैं नहीं भागूंगी। तुम अब जाओ। हीराबाई करघे के पास बैठकर बहुत रोती है। तभी भारी बूटों और बंदूक की आवाज आती है। हीराबाई समझ जाती है कि ब्रिटिश सेना आ गई है। तब वह धीरे धीरे अपने हाथ में जहर की एक शीशी उठा लेती है और एक ही घूंट में पूरा पी जाती है। तुरंत उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता है और उसका मृत शरीर करघे के पास ही गिर जाता है। जब आयशा को होश आता है तो वो देखती है कि वो उसी अंधेरे कमरे के फर्श पर करघे के पास लेटी है जहां हीराबाई की मृत्यु हुई थी। आयशा उठकर खड़ी होती है, फिर उसकी नजर हीराबाई की तस्वीर पर जाती है। आयशा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तुमने एक बहुत महान काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मैं भी इसी देश की बेटी हूँ और मैं भी इस देश का नाम दुनिया में रोशन करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा करना चाहती हूँ। मेरी मदद करो। आयशा पुराने करघे पर हाथ रखती है और उसी के साथ एक अशरीरी हाथ भी उस करघे पर रखा जाता है। तुरंत करघा एक कैंच की आवाज के साथ कांप उठता है। आयशा जैसे ही उसे चलाने की कोशिश करती है, उसे आश्चर्य होता है कि अब करघा चलने लगा है। आयशा कुछ ही देर में पूरा घाघरा बना लेती है। वो उसे अपने दोनों हाथों में उठाती है और अपने काम को देखकर खुद हैरान रह जाती है। मोर पंखी रंग के घाघरे पर एक सुंदर मोर की आकृति है जो अपने पंख फैलाए हुए है। तभी वहां रामू चाचा आते हैं। आयशा के हाथ में पूरा घाघरा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो, बिल्कुल तुम्हारी रानी माँ जैसा बनाया है कि नहीं, बताओ। अरे रो क्यों रहे हो? यहाँ तो इतिहास रोता है, तुम क्यों रो रहे हो? अरे दीदी, इतने सालों बाद आपने इस घर के आंसू पोंछ दिए, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आज इस प्रतियोगिता की विजेता है डिजाइनर आयशा बोस फ्रॉम इंडिया। उनके बनाए हुए अद्भुत मयूरी घाघरा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और जूरी भी हैरान रह गई है। मिस आयशा बोस, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कुछ कहें। आज मुझे जो भी प्रशंसा मिल रही है उसके पीछे एक और व्यक्ति का योगदान अविस्मरणीय है। उनका नाम है हीराबाई। वो राजस्थान की एक असाधारण कलाकार थी जो अपनी कला से अपना और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। मैं अपना ये पुरस्कार भी उन्हीं के नाम समर्पित करना चाहती हूँ। वो आज जहाँ भी हो, उनका सपना पूरा हो गया है।